बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिज़िक्स में हम अपने डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा रिज़ल्ट है कि जब एक्सरेज किसी मटेरियल से टकराती हैं तो टकराने के बाद स्कैटर हो जाती हैं। स्कैटर होने का मतलब है वो एक नई डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। लेकिन इसके साथ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वो जो स्कैटर्ड एक्सरेज होती हैं उनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने से आपको पता है कि एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो किसी मटेरियल में किसी चीज़ को प्रोवाइड करती हैं और ख़ुद जो है वो लो एनर्जी के साथ आगे की तरफ मूव कर जाती हैं। नॉर्मली होता ही है कि इंसिडेंट फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जो है वो स्कैटर करता है। इसका मतलब है वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को देता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो किसी एक नई डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाएगा। तो ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट की बेसिक्स है, जिसको हम जो है वो एक ग्राफिकल डिपिक्शन से जो है वो देखते हैं। इसमें देखें कि ये इंसिडेंट फोटोन है जिसकी फ्रिक्वेंसी f0 या लैम्डा नॉट कही है। वो इस स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराने के बाद एक नई डायरेक्शन में मूव करता है, यानी जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट थी जो कि एक्स एक्सिस है उसके साथ एक थीटा एंगल बनाते हुए एक डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसकी फ्रिक्वेंसी है एफ प्राइम और लैम्डा प्राइम जो है उसकी वेवलेंथ है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली है तो वो भी स्कैटर हो गया, रिकॉइल कर गया किसी और डायरेक्शन में, और वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी जो एक्स एक्सिस थी फोटोन की उसके साथ फाई एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हुए इस डायरेक्शन में स्कैटर कर गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ये इंसिडेंट फोटोन को एक पार्टिकल ट्रीट करेंगे, यानी ये समझें कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बिलियर्ड बॉल है, रेड बिलियर्ड बॉल, और जो फोटोन है वो स्ट्राइक कर रहा है और वो उसके साथ आके ऐसे टकराता है कि ख़ुद किसी और डायरेक्शन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन को किसी और डायरेक्शन में जो है वो मूव करवा देता है। क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रही, बुरी तरह से फेल हुई। उसकी रीज़न ये थी कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होना चाहिए था, जब रेडिएशन किसी चीज़ पे जाके टकराएंगी तो प्रेशर डेवलप करेंगे। आप जानते हैं रेडिएशन में मोमेंटम होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर, तो उसको रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है। तो ये जो रेडिएशन प्रेशर है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा जो इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही एक्सेलरेट होना चाहिए था, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, एक रेडिएटर बन जाना चाहिए, यानी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसको एक नई फ्रीक्वेंसी या एफ प्राइम के ऊपर जो है वो रेडिएशन जो है वो अमिट करनी चाहिए, क्योंकि वो मूव कर रहा है, और आप जानते हैं कि मूविंग सोर्स से जो अमिटेड फ्रीक्वेंसी है और स्टेशनरी सोर्स से जो अमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो आपने पढ़ा हुआ है। तो दिस अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकॉज ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। ईच इलेक्ट्रॉन फर्स्ट अब्सॉर्ब द रेडिएशन एज अ मूविंग पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी तो नहीं होंगे, वो तो मूव कर रहे होंगे, तो इसका मतलब पहले उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की और वो मूविंग पार्टिकल के तौर पे एनर्जी अब्जॉर्ब की, और फिर उसको री रेडिएट कर रहा है एक और मूविंग पार्टिकल के तौर पे, क्योंकि जब एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज होगी तो इसका मतलब है उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो जब अब्जॉर्ब करेगा तो अब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, और जब वो एमिट करेगा तो एमिशन फ्रिक्वेंसी जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के वक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ और थी और एमिशन के वक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ और है। अब हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो मुख्तलिफ होती है, हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है मुख्तलिफ होती है, क्योंकि आप बोल्ट्जमैन थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक हर किसी की जो थर्मल एनर्जी है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यानी एक ग्रुप की एनर्जी तो सेम हो सकती है लेकिन तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होगी। तो इसका मतलब है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स आफ्टर द इंटरेक्शन। कोई ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, कोई थोड़ी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द स्कैटर्ड वेव फ्रीक्वेंसी एट अ गिवन एंगल टू द इनकमिंग रेडिएशन शुड शो अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉपलर शिफ्टेड वैल्यूज़। इसका मतलब ये है
कि पहला इलेक्ट्रॉन है वो 100 हर्ट्ज़ एमिशन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 100.5 कर रहा है, तीसरा 99.1 कर रहा है। तो इसका मतलब है आपको एक पूरा का पूरा पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें एक फोटोन तो नहीं है, उसमें तो पूरी की पूरी जो है वो बीम है। तो इसका मतलब है किसी ने ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब की, किसी ने कम अब्जॉर्ब की, तो आपको एक पूरा का पूरा जो है ना वो एक ब्रॉड बैंड नज़र आना चाहिए आउटपुट पे, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक आपको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलनी चाहिए स्कैटरिंग के बाद। लेकिन अब ये तो थी क्लासिकल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, लेकिन इस प्रिडिक्शन के बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट एट अ गिवन एंगल ओनली वन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड। एक ख़ास एंगल पे सिर्फ एक ख़ास ही जो है फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। इसका मतलब है तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एमिशन कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो क्लासिकल थ्योरी की जो है वो एक्सप्लेनेशन उसको वो नहीं कर सकी, इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं कर सकी। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है टकराने से पहले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एज लाइक इलेक्ट्रॉन इज़ एन रिसीविंग एंटीना। तो ये एक रिसीविंग एंटीना के तौर पर एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन होते हैं, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेशन में सेट करवा देगा। अब इलेक्ट्रॉन री रेडिएट करेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, वो ऑसिलेट हो रहा है, और ऑसिलेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में एमिट करता है। उसका मतलब है अब वो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना बन जाएगा। तो उसका मतलब है पहले उसने रिसीविंग एंटीना का काम किया, एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, अब वो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह जो है वो एमिशन कर रहा है, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्साइट जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हुआ है उससे सारी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब कर ली। अब उसी एनर्जी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो क्या करेगा, एमिशन करेगा। इसका मतलब है इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेवलेंथ दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मस्ट मेक द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट एट द सेम वेवलेंथ एज द इंसिडेंट वेव, और उसी के ऊपर जो है वो रेडिएशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है क्लासिकल थ्योरी जो है वो बुरी तरह से फेल हुई। डॉपलर इफेक्ट की बेस पे जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी जो है वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुई, और अगर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लिया तो तब भी उसकी जो है एक्सप्लेनेशन कामयाब नहीं हुई। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ये है कि ये देख लें, आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब है, कुलीज ट्यूब जिसे कहा जाता है, जिसमें टारगेट मटेरियल से एक्सरेज एमिट हो रही हैं और उनकी वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। सामने टारगेट मटेरियल है, यानी ये वो ग्रेफाइट की शीट है। जब इसे टकराएगा, टकराने के बाद फोटोन एक ख़ास एंगल थीटा के ऊपर स्कैटर कर जाएगा और उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा प्राइम हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर रखा हुआ है। स्पेक्ट्रोमीटर आप जानते हैं कि वेवलेंथ मेजर करता है और इंटेंसिटी जो है वो मेजर करता है। तो यहाँ से स्कैटर होने के बाद ये एक आयोनाइजेशन चैम्बर में जो है वो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो द एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट, ये ग्रेफाइट की बात हो रही है, वट डायफ्रेक्टेड बाय अ रोटेटिंग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर देखें ये क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर है जो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये रेडिएशन की वेवलेंथ को क्या करेगा, मेजर करेगा। द इंटेंसिटी वाज मेजर्ड बाय एन आयोनाइजेशन चैम्बर दैट जनरेटेड अ करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। यानी लाइट इधर से टकराने के बाद जब इस आयोनाइजेशन चैम्बर पर टकराएगी तो इसके मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेगी और इलेक्ट्रॉन्स और आयंस अलग हो जाएंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया जाएगा। और आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि जो इंटेंसिटी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की और फोटोइलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आयनाइजेशन के नतीजे में पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट वेव की जो इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। द इंसिडेंट बीम कंसिस्टेड ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ 0.071 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो कॉम्पटन ने ये वाली वेवलेंथ इस्तेमाल की। अब देखें, जो क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर था उसने जब थीटा इजिकल टू 0 पे, थीटा इजिकल टू 0 का मतलब है यही, ये वाला जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट वेव आ रही है, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर को रखा तो हमें एक ही पीक मालूम हुई। इसका मतलब है इस थीटा इजिकल टू 0 वाले एंगल पे मैक्सिमम आपको जो है वो रेडिएशन दिखाई दी, और उससे आगे या कम जो इंटेंसिटी बहुत ही कम हो गई। उसके बाद थीटा इजिकल टू 945 पे देखें, थीटा इजिकल टू 45 पे आयोनाइजेशन चैम्बर ने जो इंटेंसिटी की पीक शो करवाई हैं वो दो शो करवाई हैं। एक है ओरिजिनल वेवलेंथ पे, एक है
डिफरेंट वेवलेंथ जो कि लैम्डा प्राइम है, ये 2 पीक्स दिखाई दे रही हैं। थीटा इक्वल टू 90 के ऊपर भी 2 पीक्स हैं, एक ओरिजिनल वेवलेंथ के ऊपर और दूसरी जो है वो क्या है, स्कैटर्ड वेवलेंथ या लैम्डा प्राइम है। दोनों में अब फ़र्क ज़्यादा हो गया। देखें यहाँ पर फ़र्क बहुत कम था 45 के एंगल पे, यहाँ पर फ़र्क ज़्यादा है। ये जो डिफरेंस है ना, इसको कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है। और थीटा इक्वल टू 135 पे ये डिफरेंस मज़ीद बढ़ गया, यानी मज़ीद दोबारा से 2 पीक्स हैं, लेकिन एक इंसिडेंट है और दूसरी जो है वो आपका स्कैटर्ड, और दोनों के दरमियान ये जो शिफ्ट है बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, यानी आप बड़े स्कैटरिंग एंगल के ऊपर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कॉम्पटन शिफ्ट भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ अब इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये एक्चुअली में क्या रिलेशन है स्कैटर्ड वेव्स की जो वेवलेंथ है और इंसिडेंट जो वेवलेंथ है और जो स्कैटरिंग एंगल है उनके दरमियान। तो उसको हम जो है वो अब डिस्कस करते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन के लिए उसी मॉडल को यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ किया कि ये एक फ़ोटोन जो कि इंसिडेंट फ़ोटोन कहलाएगा, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और उसकी फ्रिक्वेंसी एफ़ है। इसमें जो एनर्जी होगी वो है E=hf, और जो मोमेंटम होता है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट है, यानी hf/c के बराबर होगा। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये इंसिडेंट फ़ोटोन जो है वो टकराता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनिशियली रेस्ट की हालत में है, तो इसका मतलब है इसकी जो एनर्जी होगी उसे कहा जाएगा रेस्ट मैस एनर्जी। फ़र्ज़ कर लें इसका जो रेस्ट मैस है वो है m0, यानी व्हेन स्पीड इज़ 0 इट्स मैस इज़ m, तो m0 उसे कहा जाता है। तो इसका मतलब है आइंस्टाइन की जो एनर्जी मैस इक्विवेलेंस के मुताबिक इसकी जो एनर्जी होगी रेस्ट मैस एनर्जी वो है m0c²। लेकिन इसके अंदर कोई मोमेंटम मौजूद नहीं है इनिशियली, क्योंकि हमने इसको रेस्ट पे कंसिडर किया है। इंसिडेंट फ़ोटोन इसे टकराने के बाद स्कैटर कर जाएगा किसी एक ख़ास डायरेक्शन, लेट्स सपोज थीटा एंगल जो है वो बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ वो इस डायरेक्शन में चला जाता है, और उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा प्राइम जो कि लैम्डा के मुकाबले में ज़्यादा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ़ प्राइम जो कि एफ़ के मुकाबले में लेस है, यानी वेवलेंथ बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। और जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ फ़ोटोन टकराएगा तो अपनी एनर्जी का, अपने मोमेंटम का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाता है। तो ये वाई एक्स एक्सिस के साथ यूँ लोअर साइड पे फाई एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और लेट्स सपोज ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड को हम v कह देते हैं। या अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका मैस जो है वो रिलेटिविस्टिक मैस कहलाता है, जिसको आप m से ज़ाहिर करते हैं, और जब वो रेस्ट की हालत में था तो उसका मैस था m0, जिसको रेस्ट मैस कहा जाता है। सबसे पहले आप इन दोनों के दरमियान, ये तो है आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका रिज़ल्ट। अब हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों साइड पे स्केयर कर लेते हैं। ये आ जाएगा m² इज़ इक्वल टू m0² ओवर 1 - v² ओवर c²। ये जो 1 - v² ओवर c² है डिनोमिनेटर में, ये सारा कुछ लेफ़्ट साइड पे m² से जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 - v² ओवर c² इज़ इक्वल टू m0²। एलसीएम लें ज़रा इसका, तो ये आ जाएगा m² इंटू ये c² माइनस v² इज़ इक्वल टू m0²। ये ओवर वाला c² दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m² इंटू c² माइनस v² इज़ इक्वल टू m0² c²। और पूरी इक्वेशन को c² से फिर मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे बनेगा m² c² इंटू c² माइनस v² इज़ इक्वल टू m0² c⁴। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आगे जाके हमारे काम आनी है। इसको जो है वो हमने जहन में रखना है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो कैलकुलेशन है वो है लॉ, यानी हमने ये कहा कि ये जो फोटोन है ये यहाँ से स्कैटर ज़रूर हो रहा है इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद, लेकिन इलास्टिकली स्कैटर हो रहा है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है
और जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि फ़ोटोन के पास इनिशियल कितनी एनर्जी मौजूद थी, यानी स्कैटरिंग से पहले। स्कैटरिंग से पहले जो है फ़ोटोन के पास एनर्जी मौजूद थी HF, तो आपने लिख दिया HF। और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी मौजूद थी? इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी मौजूद थी वो थी m0c², यानी वो रेस्ट की हालत में था तो उसकी रेस्ट मैस एनर्जी थी, कोई काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास थी नहीं। तो इसका मतलब है कि यानी ये सिचुएशन यूँ देखें कि इलेक्ट्रॉन के पास फ़ोटोन के पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? वो है उसकी मूविंग एनर्जी, यानी ये जो HF कहा जाता है। उसके पास रेस्ट मैस एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेस्ट मैस एनर्जी है। तो ये आपके पास बिफोर स्कैटरिंग या बिफोर कोलिजन ये वाली सिचुएशन है। अब कोलिजन के बाद क्या सिचुएशन बनी? फ़ोटोन की फ्रिक्वेंसी हो गई है f', तो अब फ़ोटोन की एनर्जी जो होगी वो होगी HF', और इलेक्ट्रॉन अब स्पीड से मूव करने लग पड़ा है। अब इसका मैस m0 नहीं रहा, अब इसका मैस है m। तो अब इसकी एनर्जी जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? mc² के बराबर हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन। आप क्या करेंगे, mc² को एक साइड पे ही रहने दें, ये mc² को इसी साइड पे रहने देते हैं। ये HF, ये जो HF' इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HF' प्लस m0c²। अब आप जो है वो ये mc² को तो एक साइड पे रहने दें, मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लिख रहा हूँ। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, एक्चुअली में h कॉमन आ रहा है, तो f माइनस f' प्लस m0c²। ये आपके पास जो है वो क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को ना दोनों साइड पे स्केयर कर लें। mc² का जब स्केयर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m² c⁻⁴। राइट हैंड साइड पे एक्चुअली में आप ये समझ लें ये फर्स्ट टर्म है, यानी ये समझें ये एक्चुअली में a है, ये सेकंड टर्म है, इसको आप समझ लें b है। तो a प्लस b होल स्क्वायर है, तो वो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा h² f माइनस f' इसका स्क्वायर। उसके बाद b² m0c² का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m0² c⁻⁴। ये आपके पास आ गया। और फिर है 2ab, यानी 2 फर्स्ट टर्म है ये h इंटू f माइनस f', और सेकेंड टर्म है m0c²। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन बन गई कि ये आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड को क्या कर लिया है? स्केयर कर लिया। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको आप ऐसे ही रहने दें m² c⁴। ज़रा ये जो राइट हैंड साइड है इसमें आप f माइनस f' के स्केयर को ओपन कर लें, तो ये आ जाएगा f² प्लस f'² माइनस 2f इंटू f', ये आ जाएगा, प्लस ये 2h और साथ ये जो m0c² है, साथ है f माइनस f' और प्लस m0² c⁻⁴। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को याद कर लेंगे, लिख लेंगे। मैं जो है वो इसको अपनी आसानी के लिए इधर लिख लेता हूँ कि हमने इन्हीं इक्वेशन को बाद में क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो एक इक्वेशन तो हमने ये इस्तेमाल करनी है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ m² c² इंटू c² माइनस v² इज़ इक्वल टू m0² c⁻⁴, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन जो है वो हम कहाँ पर लिखते हैं? ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी हमने यूज़ करना है बाद में। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड है m² c⁴, राइट हैंड साइड ज़रा ये मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, ये आ जाएगा h² f² h² f' स्क्वायर माइनस 2
एच स्केयर ये वाला एफ इंटू एफ डैश प्लस 2h एम नॉट सी स्केयर इंटू एफ माइनस एफ डैश प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज टू द पावर 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें आप, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो अब यहाँ पर याद करके लिख लें। तो ये 2 इक्वेशन आपने यूज़ कर ली। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये आई है आइंस्टाइन की जो रिलेटिविस्टिक मैथ इक्वेशन थी उससे। ये दूसरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फाइनल रिजल्ट हमने इस शक्ल में करके जो है वो लिख दिया है। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे अप्लाई करेंगे? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक्स कंपोनेंट भी होना चाहिए और उसका वाई कंपोनेंट भी होना चाहिए। इनिशियली देखें, इनिशियली सिर्फ मोमेंटम किसके पास है? फोटोन के पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट की हालत में है। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा उसका एक्स कंपोनेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है उसका सारा का सारा मोमेंटम जो है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है? वो है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू एच एफ ओवर सी, जो कि हमने इस फॉर्मूले से लिखा। और इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस वो ज़ीरो है, क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है। अब इनिशियल फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे। अब फाइनली फोटोन तो मूव कर रहा है इस साइड पे, इसका मोमेंटम है इस सिमत में। अब इसके 2 कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। देखें, एक कंपोनेंट ये वाला जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट ये वाला जो अलोंग वाई एक्सिस होगा। अब ये जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है ये होगा एच एफ प्राइम ओवर सी। ये तो उसका टोटल मोमेंटम है, लेकिन थीटा के बिल्कुल साथ कंसाइड कर रहा है, ये है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। और ये जो इसका वाई कंपोनेंट है ये है एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू साइन थीटा। फ़िलहाल हम एक्स कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लिखेंगे एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉस थीटा प्लस। अब इलेक्ट्रॉन की बारी। इलेक्ट्रॉन का मैस हो चुका है m और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो यूँ है, ना अलोंग एक्स एक्सिस है ना अलोंग वाई एक्सिस है। अब आप इसके 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा इसी तरह से जैसे ये मैंने प्लॉट किया, और एक वाई कंपोनेंट के अलोंग आएगा। फाई के सामने ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा एम वी साइन फाई और ये होगा एम वी कॉस फाई। तो अब आप इलेक्ट्रॉन का जो एक्स कंपोनेंट है वो है एम वी कॉस फाई। तो अब यहाँ पर लिख लें एम वी कॉस ऑफ फाई। तो इसका मतलब है आपने दोनों के जो है वो एक्स कंपोनेंट यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, ये जो एम वी कॉस फाई है इसको एक साइड पे रहने दें। एम वी कॉस फाई को एक साइड पे रहने देते हैं। ये जो एच एफ ओवर सी था इसमें से ये एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉस थीटा माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा एच एफ ओवर सी माइनस एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एम वी सी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ प्राइम कॉस ऑफ थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन कौन से एक्सिस के अलोंग? सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन कौन से एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। अब देखें, इनिशियली जो फोटोन मूव कर रहा था वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, उसका जो मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस वो तो ज़ीरो होगा। और इनिशियली इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट की हालत में था, तो इसका मतलब है उसका तो मोमेंटम वैसे ही ज़ीरो था। एक्स कंपोनेंट भी देख लें वो भी ज़ीरो रहेगा, वाई भी ज़ीरो रहेगा। तो ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस बिफोर द स्कैटरिंग या बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन देखें, फोटोन का वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम वो है एच एफ प्राइम ओवर सी। तो ये आ जाएगा एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू साइन थीटा। और इलेक्ट्रॉन का वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम वो है एम वी साइन फाई, लेकिन ये डाउनवर्ड है, नीचे की जानिब है। तो अपवर्ड अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एम वी साइन फाई। ये जो माइनस एम वी साइन फाई है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू साइन थीटा। और फिर c को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एम वी सी
इंटू साइन फाई इज इक्वल टू एच एफ प्राइम इंटू साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में से हमने फाई को किसी तरह से ख़त्म करना है, 3 और 4 दोनों को मिला के। उसकी रीज़न ये है कि फाई है इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल, हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ फोटोन की स्कैटरिंग में। इसका मतलब है हम इस स्कैटरिंग एंगल थीटा में जो है वो इंटरेस्टेड हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 का भी स्केयर करना है, इक्वेशन नंबर 4 का भी स्केयर करना है और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर करें, ये बन जाएगा एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर कॉस स्केयर फाई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्केयर करें, ये बन जाएगा एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर साइन स्केयर फाई। तो ये इक्वेशन नंबर 3 का स्केयर ऊपर हो रहा है, 4 का स्केयर नीचे हो रहा है। अब इसका भी स्केयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड का। तो सबसे पहले आएगा एच स्केयर एफ स्केयर, फिर आ जाएगा एच स्केयर एफ प्राइम स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस, यानी ये a माइनस बी है तो a माइनस बी का स्केयर a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2, इनको मल्टीप्लाई कर लें, h से मल्टीप्लाई होगा h स्केयर हो जाएगा, f और f डैश मल्टीप्लाई हो जाएंगे f इंटू एफ डैश और साथ है कॉस थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 का स्केयर आ गया। इक्वेशन नंबर 4 का स्केयर करते हैं, ये आ जाएगा एच स्केयर एफ डैश स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करें तो एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर, ब्रैकेट में आ रहा है कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। राइट हैंड साइड्स को भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये एच स्केयर एफ स्केयर वैसे ही रह जाएगा। ज़रा इन दोनों टर्म्स को देखें, एच स्केयर एफ डैश स्केयर, यहाँ पर भी एच स्केयर एफ डैश स्केयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कोस स्केयर थीटा है, यहाँ पर साइन स्केयर थीटा है, तो ये बन जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। और ये वाली जो लास्ट टर्म है इसको वैसे लिख लें, माइनस 2h स्केयर एफ इंटू एफ डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर, तो मैंने लिख लिया एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर एफ स्केयर, ये आपने लिख लिया एच स्केयर एफ स्केयर प्लस एच स्केयर एफ डैश स्केयर, क्योंकि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा भी 1 हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। लास्ट बचेगा 2h स्केयर एफ इंटू एफ डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इसका मतलब है अब आपने जो है वो 3 इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिख ली हैं। इन 3 इक्वेशन को अब हमने क्या काम करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं ये राइट साइड वाली जो पूरी टर्म है इसको अरेज करता हूँ और हम अब अपने फाइनल जो मरहले है उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम करें, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करें। माइनस अब कैसे किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, एम स्केयर सी 4, ये आ गया एम स्केयर सी 4 माइनस ये आ जाएगा एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब राइट हैंड साइड को ज़रा माइनस करें, एच स्केयर एफ स्केयर में से जब एच स्केयर एफ स्केयर माइनस होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एच स्केयर एफ डैश स्केयर में से जब एच स्केयर एफ डैश स्केयर कैंसिल होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, ऊपर अब जो है वो आपके पास बचा माइनस 2h स्केयर एफ इंटू एफ डैश प्लस 2h एम नॉट सी स्केयर इंटू एफ माइनस एफ डैश प्लस एम नॉट स्केयर सी 4। तो ये 2 टर्म्स तो कैंसिल हो गई थी इन 2 टर्म्स से, ये 3 टर्म्स ऊपर वाली इक्वेशन में से बच गई थी। और जब उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन के वक्त ये नेगेटिव साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये बनेगा 2h स्केयर एफ इंटू एफ डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा।
अब ज़रा लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। इसमें से कॉमन आएगा m स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पर c स्क्वायर बचेगा माइनस v स्क्वायर बचेगा। अब ये जो m स्क्वायर c स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने m स्क्वायर c स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इसको लिखा था कि एक्चुअली में ये किसके बराबर है, m नॉट स्क्वायर c4। इसका मतलब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें से आपने m स्क्वायर c स्क्वायर को कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद जो फॉर्म बनी उसकी जगह m नॉट स्क्वायर c4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो m नॉट स्क्वायर c4 के बराबर है। राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, माइनस 2h स्क्वायर f इंटू एफ डैश प्लस 2h m नॉट c स्क्वायर f माइनस एफ प्राइम m नॉट स्क्वायर c4 प्लस 2h स्क्वायर f इंटू एफ डैश कॉस ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे m नॉट स्क्वायर c4 और यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो गई है। ठीक है, अब हमारा काम है कि अब हम इसको जो है वो देखें कि इसमें क्या चीज़ जो है वो कॉमन आती है। ठीक है, ये जो 2h स्क्वायर एफ डैश है दूसरी लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो प्लस 2h स्क्वायर एफ डैश आ जाएगा, और ये वाली टर्म भी इधर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस 2h स्क्वायर एफ डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 2h m नॉट c स्क्वायर f माइनस एफ डैश। ये आपके पास इक्वेशन बनी। पूरी इक्वेशन को आप जो है 2h से डिवाइड करें। जब आप 2h से डिवाइड करेंगे ये 2h कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे बचेगा m नॉट c स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ m नॉट c स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ f माइनस एफ डैश, ये बच गया। इन इक्वेशन को भी 2h से डिवाइड करें, 2 ख़त्म हो जाएगा, एक h भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा h f प्राइम। मैं उस एफ प्राइम को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 और h से कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा एफ प्राइम और साथ कॉस थीटा। तो यहाँ पर एफ प्राइम मैंने कॉमन ले लिया था, अंदर 1 बचेगा, यहाँ पर एफ प्राइम कॉमन आ गया तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। अब आप क्या काम करें, ये जो एफ प्राइम है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आकर डिवाइड कर दें, ये यूँ हो जाएगा। ये जो m नॉट सी स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड पे ला के डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा h ओवर m नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। f को जब एफ प्राइम से अलग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर एफ प्राइम, और f प्राइम को जब इससे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1 ओवर f। ये आ जाएगा h ओवर m नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पूरी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा c ओवर एफ प्राइम। अब c का मतलब है स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ, तो ये आ जाएगी स्कैटर्ड वेवलेंथ। c ओवर f ये होगी इंसिडेंट वेवलेंथ। जब इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर की एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगा h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये है हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट, इसे कहा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट, यानी वेवलेंथ में कितनी चेंज आई है, ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट कहलाएगी। अब ये कॉम्पटन शिफ्ट h कांस्टेंट है, m नॉट कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, ये सिर्फ एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ साथ जो है वो कॉम्पटन शिफ्ट में चेंज आएगी। इसको डेल्टा लैम्डा कह लेते हैं। ये जो h ओवर m नॉट c है इसको लैम्डा c कहा जाता है, इसे कॉम्पटन वेवलेंथ कहा जाता है, यानी लैम्डा c इज़ इक्वल टू h ओवर m नॉट c। अब h की जगह आप जानते हैं उसकी वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे तो h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। m नॉट है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मैस है, ये आ जाएगा ठीक 9 रेज़ टू द पावर 31। c की जगह आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8। ये करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2.43 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो ये है 2.43 पिकोमीटर। ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है, इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप कुछ केस देख लें। फ़र्ज़ कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 को कहा जाता है ट्रांसमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ ही नहीं है, फोटोन सॉरी स्कैटर हुआ ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन से टकराया ही नहीं है, वो स्ट्रेट गुजर गया। तो जब अगर स्ट्रेट गुजर गया तो उसकी वेवलेंथ में कोई शिफ्ट नहीं आनी चाहिए। कॉस ऑफ 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब है
उस वक़्त कॉम्पटन शिफ्ट भी ज़ीरो होगी, और कॉम्पटन शिफ्ट ज़ीरो होने का मतलब है कि नो स्कैटरिंग। थीटा इज इक्वल टू 90 चूज़ कर लेते हैं। डेल्टा लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? एग्जैक्टली कॉम्पटन शिफ्ट, क्योंकि कॉस ऑफ 90 ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो इस वक्त आप लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी, तो लैम्डा डैश की वैल्यू मालूम करेंगे, वो आ जाएगी लैम्डा प्लस लैम्डा सी। इसका मतलब है वेवलेंथ में इजाफा होगा, लेकिन कितना इजाफा होगा? 2.43 पिकोमीटर अगर 90 के एंगल पे स्कैटर करके। और थर्ड स्पेशल केस के अगर 180, इसको रिकॉइलिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको ट्रांसवर्स स्कैटरिंग कहा जाता है, इसको ट्रांसमिशन कहा जाता है, और इसको रिकॉइलिंग यानी वापस आ जाना 180 का एंगल। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 होता है -1, तो 1 में से जब -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा सी। अब डेल्टा लैम्डा की जगह आप पुट कर दें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 टाइम्स लैम्डा सी, ठीक है। ये 2 लैम्डा सी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कॉम्पटन वेवलेंथ जो है, कॉम्पटन शिफ्ट है, वो सबसे ज़्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा सी के बराबर है। यहाँ पर लैम्डा सी के बराबर है, यहाँ पर है ही नहीं कॉम्पटन जो है वो शिफ्ट। तो 180 के एंगल पर सबसे ज़्यादा कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो आएगी। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इसमें से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में एक्चुअली में ये जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है, इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। यानी ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसको यूँ लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ 5/2। तो आप लिख लें इसको डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c। अब उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2H/m0c इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 5/2। तो आप इस तरीके से भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब ये जो H/m0c है, इसको तो हमने कहा था कॉम्पटन शिफ्ट, तो साइन स्क्वायर ऑफ 5/2। तो इस फार्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, और या कोसाइन की टर्म में यूज़ करना है तो इस तरह से आप यूज़ कर लेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप रिवाइज़ कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।